एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नए ट्रेनिंग फैसिलिटी से, जहां पर जो सोच रहा था एक इतने बड़े ट्रेनिंग रूम के साथ यहां पर मैं बिना किसी टेंशन के ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज कर सकता हूं। नैनो भी टाइम क्या हुआ है, तो नैनो कहता है कि अभी 8 बजे हैं। तो जियोन कहता है कि मेरे पास भी अच्छा खासा टाइम बाकी है, क्या मुझे भी टेनमुकम के साथ ड्वेलिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि एक सिंगल एडवांस मार्शल आर्टिस्ट काफी कमजोर होता है। नैनो, क्या मैं टीचर सियोमेंग के साथ एक ड्वेल कर सकता हूँ? नैनो कहता है ऐसा पॉसिबल तो है, अगर ये सिर्फ बटरफ्लाई डांस मूवमेंट पर ही बेस्ड हो तो, जो कि उन्होंने इन्फर्मरी में हमें दिखाया था। जियोन कहता है तो ऐसी बात है, अगर ये टीचर और उनके पास एक ही टेक्निक है तब भी वो मुकम से ज्यादा मददगार साबित होंगे। नैनो फिर ऑगमेंटेड रियलिटी को एक्टिवेट करता है और पूछता है कौन से मार्शल आर्ट को यूज करना है। जियोन कहता है अभी के लिए बस बटरफ्लाई डांस को ही रखो। नैनो फिर सियोमेंग के अवतार को क्रिएट कर लेता है और जो सोच रहा था ये सिर्फ एक ही टीचर का अवतार है, पर ये मुकम के 10 अवतार से ज्यादा टेंस लग रहा है। सियोमेंग का अवतार कहता है, हे नौसिखिए, क्या तुम अपने टीचर का विरोध कर रहे हो? तुम पर तो मुझे हंसी आ रही है। जियोन कहता है नैनो, अगली बार लड़ाई शुरू करने से पहले उन्हें पूरा म्यूट कर देना। जियोन फिर सोचने लगता है टीचर डिमोनिक क्लान के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में आते हैं, तो मैं टीचर के मार्शल आर्ट के प्रोफिशिएंसी के आसपास भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे उनके वीकनेस पर हमला करना होगा, और वो भी एक अच्छे हमले से। फिर फाइट के दौरान जियोन ऐसा ही करता है, पर सियोमेंग उसके हमले को इजीली रोक देता है। जियोन हैरान होकर सोच रहा था उन्होंने मेरे टेक्निक को इतनी इजीली रोक दिया। फिर जब सियोमेंग हमला करता है जियोन उसे रोक नहीं पाता और उसे चोट भी आती है। सियोमेंग फिर बटरफ्लाई डांस के साथ टेक्निक को भी यूज करता है, और इन हमलों का कोई जवाब जियोन के पास नहीं था और वह बस मारी खाए जा रहा था। जियोन सोचता है मुझे पता था मैं उनके लेवल का नहीं हूँ, पर एक ही टेक्निक से मैं डाउन हो जाऊंगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। तो ये होता है टॉप 10 के मार्शल आर्टिस्ट की स्किल। नैनो पूछता है क्या आप अवतार के मार्शल आर्ट को चेंज करना चाहते हैं? जियोन कहता है कि नहीं, इसलिए नैनो फिर से बैटल को शुरू करता है। सियोमेंग कहता है क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहते हो? जियोन सोच रहा था चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, और जियोन एब्सोल्यूट टेक्निक का यूज करने का सोच रहा था। और जैसे जियोन हमला करने जाता है सियोमेंग कहता है क्या तुमने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन नहीं करी है? पर जियोन पूरे जोश से हमला करता है, जिससे कि सियोमेंग भी बीट हो जाता है। और जब फाइनल मूव की बारी आती है जियोन पूरे जी जान से हमला करने जाता है, पर उसके हमला करने से पहले ही सियोमेंग हमला कर देता है, जिससे जियोन कुछ भी नहीं कर पाता, दीवार से जाकर टकरा जाता है। जियोन सोच रहा था ये क्या हो गया, क्या मैं अभी भी टीचर के मुकाबले का नहीं बना हूँ? जियोन फिर सियोमेंग के शरीर में पिक्सेल्स को नोटिस करता है जो कि असल में चोटें हैं। जियोन सोच रहा था तो ये टीचर के घाव हैं जो कि मेरे वजह से आए हैं। लगता है मैं उन्हें चोट पहुंचाने में कामयाब रहा, पर ये चोटें बहुत ही कम है। अगर हम प्योरली सो टेक्निक की बात करें तो शायद मैं टीचर के अवतार को सरपास कर सकता हूँ, पर मैं कोई भी क्रिटिकल ब्लो नहीं दे पाया, क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा मार्शल आर्ट का डिफरेंस है। मुझे लगता नहीं कि मैं रियल मास्टर के खिलाफ खड़ा भी हो पाऊंगा। मुझे भी अकेडमी में 4 साल और 6 टेस्ट को पास करने हैं 4 सालों में, और मैं समय के दौरान टीचर को सरपास कर दूंगा। फिर सीन कट होता है 4 दिन बाद अकेडमी के प्रैक्टिस ग्राउंड में, जहाँ पर सारे कैडेट्स प्रेजेंट थे। जो सोच रहा था मैंने कल मेरी पूरी जी जान लगाकर फाइट करी, पर मैं ऐसे 10 मुकम के अवतार को ही हरा पाया था। मुझे भी बहुत दूर जाना है। लिवा फिर कहना शुरू करता है, क्या तुम सभी ने 4 दिन की छुट्टी अच्छे से बिता ली? चलो ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम यहाँ पर थर्ड टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे और ब्लड ड्रैगन बॉल सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड टेस्ट में 12 लोगों को मिलकर एक फॉर्मेशन परफॉर्म करनी होगी, और सभी बात सुनकर पूरे सरप्राइज हो जाते हैं, जिन्हें की ये बात पहले पता नहीं थी। जो सोच रहा था तो इंटेल पूरा सही था। लिवा कहता है 12 लोग हैं फॉर्मेशन बनाने का मिनिमम रिक्वायरमेंट, और तुम 12 लोगों को एडवांस मार्शल आर्ट आनी चाहिए। और ये रही कुछ किताबें जो कि स्वॉर्ड डीमन के स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बेसिक्स के बारे में है। द सीक्रेट मार्शल आर्ट बुक एडवांस मार्शल आर्ट के लिए है। अगर तुम्हें आज जो मेडिसिन बॉल दी जाएगी उसे तुम सभी कंज्यूम कर लोगे और फिर पूरी दिन रात मेहनत करोगे 7 डीमन स्वॉर्ड को सीखने के लिए, तो तुम्हें कोई एडवांस मार्शल आर्ट सीखने से रोक नहीं सकता। जो सोच रहा था अभी तक जो भी चीजें हुई है वो इतना मुश्किल नहीं था जितना कि ये वाला लग रहा है। लिवा कहता है थर्ड टेस्ट आज से ठीक 28 दिन बाद होगा, जहाँ पर सारे ग्रुप्स का मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स को हराना पड़ेगा, जो कि अभी तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्या तुम सभी समझ गए? कैडेट सोच रहे थे मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर को हराना है। सारे इंस्ट्रक्टर तो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं, और मैंने सुना है कि हमें से कोई एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया है। इस सबसे तो अच्छा होगा हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ लेते। आखिर हम कैसे इंस्ट्रक्टर्स को बीट कर सकते हैं जबकि उनके पास पावर और रियल फाइटिंग एक्सपीरियंस है। जियोन वहीं पर सोच रहा था यूम्पा ने जो भी कहा था सब कुछ उसी तरह ही हो रहा है, तो अभी बस बाकी है तो ग्रुप लीडर्स कौन कौन बनेंगे उनका अनाउंसमेंट करना। लिवा फिर कहता है इसका एंटायर प्रोसेस सेकंड टेस्ट से बिल्कुल ही अलग होगा। हम सब कुछ तुम कैडेट्स के ऊपर ही छोड़ते हैं। अपनी पूरी कोशिश करो और बेस्ट कैडेट्स को लेकर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सीखने की कोशिश करो, और मैं ग्रुप लीडर्स के सिलेक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के बाद मेडिसिन बॉक्स तुम सबको दे दूंगा। जो सोच रहा था क्या वो ग्रेस के हिसाब से सिलेक्शन नहीं कर रहे। लिवा कहता है क्या तुम इंस्ट्रक्टर के ऊपर उनके नेम टैग देख सकते हो जो कि तुम्हारे सामने खड़े हैं। यहाँ पर टोटल 17 इंस्ट्रक्टर्स हैं, और उनके पास से 7 दिनों के अंदर जो भी येलो नेम टैग ले लेगा वही लीडर बनेगा। कैडेट से सुनकर डर जाते हैं। हमें इंस्ट्रक्टर को हरा कर नेम टैग लेना है, क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं होता हमें लात मार के बाहर निकालना? और क्या इसका मतलब अगर हम सारे नेम टैग्स को नहीं ले पाते तो ग्रुप्स की संख्या कम हो जाएगी? अभी टोटल 207 कैडेट्स हैं, जिसमें से बस 17 ग्रुप से बन सकते हैं, यानी यहाँ से 3 लोग आउट हो चुके हैं। क्या वो चाहते हैं हम इंस्ट्रक्टर से नेम टैग चुरा कर ले जाएं ताकि हम बाद में जाकर इंस्ट्रक्टर्स को हरा पाए स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से? लिवा फिर कहते हैं सबके बारे में ज्यादा मत सोचो। जिन इंस्ट्रक्टर के पास येलो नेम टैग है वो कोई भी स्पेशल टेक्निक को यूज नहीं करेंगे, बस वो 7 डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कैडेट्स कहते हैं इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपर्ट कौन से मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है। जियोन वहीं पर सोच रहा था मैं उनके इंटेंशंस देख सकता हूँ। 7 डीमन स्वॉर्ड को 7 दिन में सीखने के लिए किसी को भी स्वॉर्ड मूवमेंट्स की गहरी नॉलेज होनी चाहिए। उन्होंने ये डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए नहीं करी है, क्योंकि 7 दिनों में 7 डीमन स्वॉर्ड को सीखना बहुत ही मुश्किल है।
उन्होंने जानबूझकर ये सब किया ताकि कैडेट्स को लगे कि वह क्राइसिस के अंदर है और उनमें डेस्परेशन बढ़ जाए। वही लीवा सोच रहा था जैसा कि मैंने सोचा था, वो सभी कंफ्यूज हो गए हैं। क्या मैं तुम सभी को थोड़ा और कंफ्यूज कर दूं? लीवा फिर कहता है तुम लोगों के पास 7 दिन है, पर क्या तुम में से कोई अभी ट्राई करना चाहेगा? जो सुनकर सारे कैडेट्स काफी डर में आ जाते हैं। लीवा सोच रहा था मुझे लगा था कोई एक तो आगे आएगा, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा इनसे एक्सपेक्ट कर लिया। अगर उनमें स्किल और दम होता तो ये एक बहुत अच्छा मौका था रिकॉग्निशन पाने का। ऑफ कोर्स इसका उल्टा भी हो सकता है अगर वो हार गए। लीवा फिर कहता है लगता है कि तुम में से किसी में भी कोई दम नहीं है। तभी लीवा देखता है कि 3 लोगों ने अपने हाथ खड़े किए हैं और ये था डार्क क्लान का मुयोन, दूसरा है जियोन और तीसरा है जोंगसुम का हराने वाला कैडेट 18 बाइक जी। लीवा सोच रहा था मुझे लगा नहीं था कि ये सभी आगे आएंगे, ये तो बहुत एक्साइटिंग होते जा रहा है। लीवा सोच रहा था मुझे लगा नहीं था कि दोनों भी वॉलंटियर करेंगे, जिसे तो सच में काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जियोन वहीं पर सोच रहा था तो ग्रुप 12 का लीडर बाइक है जिसने पॉइजन क्लान के जोंगसुम को हराया था। लीवा कहता है मुझे तुम लोगों की आंखों में याद देकर काफी अच्छा लगा, तो इंस्ट्रक्टर्स तुम्हें से आखिर कौन उनसे लड़ना चाहेगा? इंस्ट्रक्टर में से फिर 3 लोग आगे आते हैं और वो थे ग्रुप 1, ग्रुप 8 और ग्रुप 12 का लीडर। लीवा मन में कह रहा था मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था जैसे अपने कैडेट से ज्यादा अटैच ना हो जाओ। तभी उनके बीच में से होजिन आगे आते हैं। प्यूंग सोचने लगता है अगर वो जा रहे हैं तो मेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। लीवा सोच रहा था अब यहाँ से तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको चुनते हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा। और मुझे पता है सारे इंस्ट्रक्टर्स प्लान कर रहे हैं दूसरे ग्रुप के कैडेट से लड़ने की, ताकि उनके ग्रुप के लीडर्स को लीडर की पोजीशन मिले। और थैंक्स टू होजिन अब ये पूरा अनफेयर नहीं होगा। लीवा फिर कहता है तो हम लीडर ऑफ ग्रुप 1 कैडेट 1 से शुरू करते हैं। तब एक इंस्ट्रक्टर कहता है कि मैं इसके साथ लड़ना चाहता हूँ और यह ग्रुप 12 का इंस्ट्रक्टर योसुन। होजिन सोच रहा था आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसे पता होना चाहिए कि मेरे इस कैडेट में इंटरेस्ट है। योसुन कहता है मुझे माफ करिए टीचर, मुझे पता आप उसके ऊपर तरस नहीं खाते और मुझे लगता है कि मुयोन नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनने के सबसे काबिल है, तो मैं उसे यहाँ पर ह्यूमिलेट होता हुआ देखना नहीं चाहता। होजिन फिर कहते हैं लीवा फिर मैं कैडेट 18 बाइक जी को चुनता हूँ, जो सुनकर योसुन की हालत ही खराब हो जाती है क्योंकि कैडेट 18 बाइक जी उसी ग्रुप का लीडर था। लीवा सोच रहा था उसे होजिन का संयम की परीक्षा लेनी नहीं चाहिए थी, अब उसी के ग्रुप का बाइक जी सबसे बड़े मुश्किल में है। लीवा फिर कहता है ठीक है मैं अप्रूवल दे देता हूँ। वहीं पर ग्रुप का इंस्ट्रक्टर सेंगमून सोच रहा था मैं ऐसे भी जियोन से फाइट करना चाह रहा था, चलो उन दोनों को लड़ने दो, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। उसके बाद मुयोन और योसुन आते हैं पहले लड़ने। जियोन नैनो को कहता है नैनो इसका 1 सेकंड भी मिस मत करना। फिर फाइट शुरू होती है और मुयोन फ्लोइंग डार्क क्लाउड पम्प का इस्तेमाल करता है। योसुन सोच रहा था जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, द फ्लोइंग डार्क क्लाउड पम्प वन ऑफ द बेस्ट पामर टेक्निक है। ऐसा कहा जाता है कि द डार्क डीमन ग्रेट स्वॉर्ड के साथ ही साथ ये भी उनकी स्पेशलिटी है। मुझे काफी शर्म आ रही है कि मुझे 7 स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा मेरे पॉइजन आर्ट्स को छोड़कर। योसुन फिर 7 डीमन स्वॉर्ड द 5th स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर मुयोन भी हमला करने आ रहा था। जियोन ये सब देखकर सोच रहा था आखिर उनके मूवमेंट्स मुझे इतने फेमिलियर क्यों लग रहे हैं। यहाँ पर मुयोन के हमले को योसुन ने ब्लॉक कर दिया था। योसुन सोच रहा था अमेजिंग, वो बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा जबकि मैंने उसके हमले को ब्लॉक कर दिया। मैं उसके पाम से निकले की को देखकर कह सकता हूँ कि वो एक्सपर्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। उसके टेक्निक्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग दूसरे कैडेट से बहुत ही ज्यादा है। अगर ये मार्शल आर्ट के नजरिए से देखा जाए तो वो किसी भी क्लान के एल्डर का लेवल का है। योसुन फिर हमला करता है जिसे कि मुयोन सही से रोक नहीं पा रहा था। योसुन सोच रहा था मुझे उसे किसी ऑर्डिनरी कैडेट की तरह ट्रीट करना नहीं चाहिए। वहीं पर मुयोन सोच रहा था इवन दो फ्लोइंग डार्क क्लाउड पम्प एक हाई लेवल का मार्शल आर्ट है, पर वो मेरे हमले को ऐसे रोक दे रहे हैं। क्या वो मुझे कहना चाह रहे हैं कि ये होती एडवांस मार्शल आर्टिस्ट? जॉन फाइट को देखकर सोच रहा था मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो जिन टेक्निक्स को यूज कर रहा है वो अलग हो सकता है, पर उनके स्वॉर्ड मूवमेंट जिससे ये टेक्निक्स बन रहे हैं एक्जैक्टली सेम है जो कि ग्रेवस्टोन के डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक में था। पर इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जबकि डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक का आधा होता है। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, पर ग्रेवस्टोन में जो भी ट्रेसेस है वो शायद स्वॉर्ड डीमन के द्वारा ही किया गया है। यहाँ पर दोनों दूसरे के ऊपर हमला करे जा रहे थे और एक दूसरे के हमले को भी अच्छे से ब्लॉक कर रहे थे। मुयोन सोच रहा था वो मेरे जैसे एक्सपर्ट हैं, पर मेरे से थोड़े ज्यादा स्किल्ड, जबकि वो मेरे पाम टेक्निक को एडवांस मार्शल आर्ट की मदद से रोक रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि उनके पास मेरे से ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है और इसलिए तो इंस्ट्रक्टर बने हैं। अगर मैंने जल्दी ही मैच को खत्म नहीं करी तो मैं और भी डिसएडवांटेज में जा सकता हूँ। मुयोन फिर अपना स्टांस चेंज कर लेता है, जो देखकर योसुन सोचता है उसने अपना स्टांस चेंज कर दिया है, शायद वो इस मैच को अल्टीमेट मूवमेंट के साथ ही खत्म करना चाहता है। तो इस केस में मैं मेरे पूरे नेगों को गैदर करके उसके हमले को ब्लॉक करूंगा। मुयोन फिर हमला करने आगे बढ़ता है और वो राइट पाम टेक्निक को यूज कर रहा था, जो देखकर योसुन उसे ब्लॉक करने की सोचता है। पर जैसे जैसे मुयोन आगे आता जाता है योसुन देखता है कि अपने उल्टे हाथ से हमला करने आ रहा है, जिसे समझ पाना योसुन के लिए मुश्किल हो रहा था। यह पहले मूवमेंट्स के बिल्कुल सिमिलर है, पर उसने सडनली अपने हैंड्स चेंज कर दिए हैं, तो इनसे डील करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मैं पहले उसके बाएं हाथ को रोकता हूँ, पर तभी मुयोन फिर से अपने हैंड चेंज करता है, जिस वजह से योसुन उसे पिक नहीं कर पाता और इसी वजह से योसुन उसके हमले को रोक नहीं पाता और वो हार जाता है। सारे कैडेट्स मुयोन के पावर देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। उसने सच में इंस्ट्रक्टर को हरा दिया और वो ऑलरेडी की ब्लेड को भी यूज कर पा रहा है, मतलब वो एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। वो तो कोई ऑर्डिनरी कैडेट से बहुत ही आगे है। मुझे लगता है कि मुयोन उत्तराधिकारी बनने के सबसे लायक है। लीवा सोच रहा था लेफ्ट स्वॉर्ड राइट पाम, राइट स्वॉर्ड लेफ्ट पाम। ये एक सीक्रेट आर्ट है जो कि तुम्हें 2 स्पेशल टेक्निक्स को एक ही साथ में यूज करने देता है, राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट करके। और बस यही टेक्निक डार्क क्लान के लीडर मूजिन वो को कल का सेकंड बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनाता है और मैंने सुना है कि बस वही ये कर सकते हैं। और मेरे सामने ये लड़का वो सच में एक जीनियस है।
यहाँ पर योसन मुयोन को योलो नेम टैग हैंड ओवर करता है और कहता है तुमने थर्ड टेस्ट में ग्रुप लीडर बनने की जगह हासिल करी है। जो सोच रहा था जीतने के बाद नेम टैग को ले लेना, इसमें कुछ तो जो कि मुझे परेशान कर रहा है। क्या बस एक इंसान एक ही नेम टैग को अर्न कर सकता है? चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी मुझे इस पर फोकस करना चाहिए जो कि मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। मुझे खुद को सबके सामने प्रूव करना है। जॉन फिर सेंगमून के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सेंगमून सोच रहा था कि इंस्ट्रक्टर को अपने सामने फेस टू फेस देखने के बाद भी उसे नर्वस होना चाहिए, पर वो पूरा फायर्ड अप हो रखा है। ऑनेस्टली मैं ये देखकर काफी सरप्राइज हुआ हूँ। मुझे तो पहले लगा था पहले टेस्ट को भी पास नहीं कर पाएगा। हाउएवर अभी समय आ गया है तुम्हें लकी स्ट्रीक को ब्रेक करने का। मैं तुम्हें सबके सामने क्रश करके रख दूंगा बच्चे। सेंगमून फिर जॉन के स्टैंस को देखकर सोच रहा था क्या ये बटरफ्लाई डांस है? चलो ठीक है, पहले तुम हमला करो। जो सोच रहा था शायद मैं एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुका हूँ, पर मेरे अंदर अभी भी नेगुन काफी कम है एक 2 एक्सपर्ट के हिसाब से, और मुझे पहले हमला करने देना मतलब वो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। मैं उसे 10 स्टार टेक्निक के साथ एक ही बारी में खत्म कर दूंगा। और जैसे जॉन हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जॉन की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी जो देखकर सेंगमून सरप्राइज हुआ था, पर वो किसी तरह हमले को रोक देता है। मैंने 7 स्टार की मदद से उसके हमले को रोक दिया, पर उसके बाद भी मैं 5 कदम पीछे चला गया। उसके पास ग्रेट नेगोंग है, पर उसकी वेगोंग यानी एक्सटर्नल पावर बहुत ही ज्यादा है। वहीं पर जॉन सोच रहा था तो वो मुझे ये हमला करने नहीं देगा। जॉन फिर उसके ऊपर लगातार हमला करता है, जिससे कि सेंगमून बैकफुट पर जा चुका था और उसे काफी ह्यूमिलिएशन फील हो रही थी। सेंगमून कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा करके मुझसे बच सकते हो? और वो 7 डीमन स्वॉर्ड 4th और 6th स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। जॉन सोच रहा था मैं ये देख सकता हूँ बिना नैनो के हेल्प के, और मैं बता सकता हूँ कि उसके टेक्निक्स अनस्टेबल है। ग्रेफस्टोन का डिस्ट्रक्टिव टेक्निक के सामने तो ये बच्चों का खेल है, इसलिए हमले के समय जॉन उसके पास जाता है। जो देखकर सेंगमून सोचता है वो खुद ही मेरे सामने आ गया है, मन्ने वो कितना बेवकूफ है, मैं उसे मेरे सेकंड टेक्निक से खत्म कर दूंगा। पर जैसे सेंगमून हमला करता है जॉन उसे हमले को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर सभी चौंक गए थे। लिवा सोच रहा था मुझे भी देखकर काफी हैरानी हो रही है। उसने 7 डीमन स्वॉर्ड जैसा टेक्निक को रोक दिया बस बटरफ्लाई डांस के बेसिक मूव से। सेंगमून पूरे गुस्से में सोच रहा था आखिर मैं एक बच्चे का हमले से पीछे कैसे हट सकता हूँ। अब जब ये सब हो रहा है मैं तो टेस्टा टेक्निक की मदद से इंटरनल इंजर कर दूंगा। लिवा सेंगमून के हमले को देखकर सोच रहा था ये तो एक लेथल मूव है, आखिर वो करने क्या जा रहा है। और जब सेंगमून जॉन के ऊपर हमला करता है और जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जॉन उसे रोक नहीं पाता और उसे चोट लग जाती है और उसे काफी दर्द भी हो रहा था। नैनो कहता है आपके ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं फोर्सफुल एनर्जी को इंजेक्ट करने की वजह से, इसलिए नैनो जल्दी से ऑर्गन्स को रीजेनरेट करने लगता है। और इस हमले से जॉन पूरे गुस्से में आ चुका था। जो देखकर सेंगमून सोच रहा था ये क्या हो गया, मैं श्योर हूँ कि मैंने उसे इंटरनल इंजरी दी थी तो आखिर वो डाउन क्यों नहीं हो रहा। पर जो भी हो मुझे उसके सामने आर्मर के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। पर जॉन के हमले से सेंगमून के रिब्स की हड्डी टूट जाती है, जिससे वो इतने जोर से चीखता है कि इससे सभी डर गए थे और अब उसे देखकर लग रहा है कि उसने हार मान ली है। और इसी तरह जॉन ये मैच जीत जाता है। यूचे ने देखकर सोच रहा था तो यूपा ने कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा था, वो शायद एक प्रॉब्लम बन सकता है। लिवा यहाँ पर सोच रहा था 7 डीमन स्वॉर्ड डीमन कल्ट के एक लेजेंडरी स्वॉर्ड डीमन ने क्रिएट किया है। ये एक प्लेन स्वॉर्ड मूवमेंट्स का कलेक्शन है, पर उनके काउंटलेस कॉम्बिनेशंस की वजह से उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर जॉन उसे रोकने में कामयाब रहा, वो तो एक्सीलेंट से भी बहुत ज्यादा आगे है। मुझे उसे स्योमन के हाथ लगने देना नहीं चाहिए था। यहाँ पर दूसरे इंस्ट्रक्टर आकर सेंगमून को चेक कर रहे थे। एकेडमी डायरेक्टर सेंगमून को इन्फर्मरी लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि उसके रिब्स की हड्डी टूट चुकी है। लिवा सोच रहा था मैं इंस्ट्रक्टर को बताना भूल ही गया, कैडेट 7 ने ट्रेनिंग रूम्स की दीवार को तोड़ दिया था। अगर ये बात सेंगमून को पता होती तो शायद वैसे ना हारता। उसके बाद सेंगमून को इन्फर्मरी लेकर जाया जाता है और जॉन को नेम टैग मिल जाती है। सारे इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे अगर हम ऐसे हारते रहे तो सारे कैडेट्स हमें कुछ भी नहीं समझेंगे। यह सब सुनकर होजिन सोच रहे थे स्किल और टैलेंट के साथ इंस्ट्रक्टर को सरपास किया जा सकता है और उन्हें खुश होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी काफी बेहतर है। पर वो तो यहाँ पर अपने फेस बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह लगता नहीं कि मैं उन्हें कुछ भी कह सकता हूँ। गुस्से में आकर कैडेट 18 को सिलेक्ट करना और ऐसे टैलेंट को अनदेखा कर देना, लगता है मेरे लाइफ में एक और रिग्रेट जुड़ गया है। लिवा फिर कहता है अभी आखिरी ड्यूएल बाकी है। इंस्ट्रक्टर सोच रहे थे शायद आज उनकी लाज बच जाएगी क्योंकि होजिन एक सीनियर इंस्ट्रक्टर है, पर अभी भी कुछ इंस्ट्रक्टर्स थे जिन्हें की पूरा भरोसा नहीं था। बाई फिर होजिन को कहता है मेरे में शायद आपकी जितनी पावर नहीं है, प्लीज आपका टीचिंग से मुझे आशीर्वाद देना। होजिन कहते हैं तुम तो बहुत ही अच्छे कैडेट हो, चलो हम दोनों अपना अपना बेस्ट देते हैं। उसके बाद दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर बाइक होजिन को देखकर सोच रहा था क्या ये वही आदमी है जो कि 1 सेकंड पहले इतना हंस रहे थे। बाइक फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं बाद में कोई रिग्रेट ना करूं। बाइक फिर किक मारने के लिए जाता है, जो देखकर जॉन सोच रहा था ये तो किकिंग टेक्निक है। चलो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा कि मुझे बहुत सारे अवतार्स मिलते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अच्छा तो मुयोन का था जो कि एक ही बारी में 2 टेक्निक्स का यूज कर रहा था और ये बस उसके टेक्निक्स का एक छोटा सा लुक था। पता नहीं कि एनालाइज किया भी जा सकता है या नहीं। अच्छा होगा अगर मेरा सामना आगे जाकर मुयोन से होता है। यहाँ पर बाइक की एक टेक्निक को होजिन बड़े आसानी से डॉज कर देते हैं और ऐसा कुछ होगा बाइक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। होजिन फिर कहते हैं तुम्हारा पिछला पैर वाइड ओपन हो गया है। होजिन बाइक को कहते हैं तुम्हारा पिछला पैर वाइड ओपन हो गया है, पर होजिन हमला कर पाते उससे पहले बाइक खुद को संभालकर होजिन के ऊपर फिर से किक मारता है, जो देखकर सभी को लगता है कि बाइक ने कनेक्ट कर दिया है। पर तभी बाइक पीछे जाकर गिरता है और उसके पैर से खून निकल रहा था क्योंकि उसके किक से पहले होजिन ने की ब्लड का इस्तेमाल कर दिया था, जो कि बाइक के पैर के आर पार हो गया। बाइक सोच रहा था कि ब्लड को इतनी जल्दी क्रिएट कर पाना वो जरूर एक मास्टर होंगे। उन्होंने बस एक सिंपल स्वॉर्ड मूवमेंट का इस्तेमाल करा और मुझे आसानी से रोक दिया। उन्हें 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ी। होजिन फिर कहते हैं तुम किकिंग टेक्निक से स्पेशलाइज्ड हो, पर तुम अभी अपने पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो तुम अभी क्या करोगे। बाइक सोच रहा तो पहले इंस्ट्रक्टर जैसे नहीं है।
बाइक फिर इंजर्ड पैर के साथ ही खड़ा होता है और सोच रहा था, हम दोनों के बीच के बड़े स्किल डिफरेंस की वजह से मैं मैच को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता, मुझे ये मैच एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करके ख़त्म करना होगा। होजिन सोच रहे थे उसमें काफ़ी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है। बाइक फिर भागकर आता है उस इंजर्ड पैर से हमला करने, जो देखकर होजिन सोच रहे थे इंजर्ड पैर होते हुए भी उसके साथ ही हमला करने आना वो सच में मेंटली और फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बाइक फिर एक हमला करता है पर दिखाता दूसरा है, जिससे कि होजिन भी चकमा खा गए थे और होजिन समझ आते हैं कि बाइक भी एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया है। पर उसके हमले से पहले होजिन हट गए थे और बाइक एक आफ्टर इमेज के ऊपर हमला कर रहा था। होजिन साइड में आकर कहते हैं कि तुम उतने भी बुरे नहीं थे और वो बाइक के चेस्ट में सिंपल मूव से हमला करते हैं और बस इसी मूव से ही बाइक हार जाता है। कैडेट सोच रहे थे वो हार गया बस कुछ टेक्निक्स के साथ ही, लगता नहीं कि किसी भी इंस्ट्रक्टर को हराना आसान है। और यही कैडेट 1 और 7 की बात, वो दोनों तो मॉन्स्टर हैं। बाइक सोच रहा था ये मेरी हार है, अगर वो मेरे ऊपर तरस नहीं खाते और की ब्लेड का इस्तेमाल करते तो शायद मेरा दिल 2 हिस्सों में बट चुका होता। जोन देखकर सोच रहा था बाइक बस अनलकी रहा है, अगर वो एक नॉर्मल इंस्ट्रक्टर को फेस करता जो कि मास्टर लेवल के नहीं होते तो शायद उसके पास जीतने का एक चांस था। मैं कह सकता हूँ कि दूसरे इंस्ट्रक्टर खुश हो रहे होंगे कि बाइक हार गया है। होजिन फिर बाइक को कहते हैं, अगर तुम अपने फेंटो टेक्निक को स्मूथली यूज करोगे तो तुम अपने ओपोनेंट को और भी कंफ्यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें फ्यूचर में प्रोग्रेस करता हुआ देखना चाहता हूँ। बाइक कहता है आपके गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाइक वापस आकर खड़ा हो जाता है और जोन उसे देखकर सोच रहा था उसका चेहरा पूरा फीका पड़ गया है और उसके गर्दन में रेड स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। नैनो कैडेट 18 को इंडेप्थ स्कैन करो और इसे पूरा तैयार रखना, जब थर्ड टेस्ट की अनाउंसमेंट पूरी हो जाएगी मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। लिवा फिर कहता है हम तुम सभी को एक एक लकड़ी का स्वॉर्ड देंगे, तो ध्यान रखना कि ना टूटे क्योंकि तुम्हें दूसरा स्वॉर्ड नहीं मिलेगा। तुम लोग के ग्रुप लीडर बन सकते हो अगर तुम 7 दिन के अंदर येलो नेम टैग को ले पाए। फिर अनाउंसमेंट पूरी हो जाती है और उन्हें स्वॉर्ड मेडिसिन बॉल दे दिया जाता है। जो सोच रहा था शायद मुझे पहले जाकर ब्लैक ड्रैगन बॉल को कंज्यूम कर लेना चाहिए, उसके बाद मुझे कुछ और भी चेक करना है। तभी 4 कैडेट्स आकर जोन को घेर लेते हैं, पर जोन समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। तभी ह्योबोंग आकर कहता है, आखिर तुम लोग मेरे लॉर्ड के साथ ये सब क्या कर रहे हो। जोन स्माइल कर कहता है वो मुझे लॉर्ड कह रहा है। फिर हमें कल रात के ग्रुप ए डॉर्म के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़के आए हुए थे। वोंगचुन ह्योबोंग को कह रहा था, हमने इसके बारे में बहुत सोचा, क्या तुम्हें लगता है वो स्टेटस को चेंज कर पाएगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही जोखिम ले रहे हो? या तुम्हें 6 मैन क्लान से डर नहीं लगता? ह्योबोंग कहता है मुझे डर लगता है, पर अगर वो मुझे हमेशा ही लोअर क्लान की वजह से नीची नजरों से देखते रहेंगे तो मैं जोखिम लेने को भी तैयार हूँ। मेरे लॉर्ड की वजह से हम जैसे लोगों के पास है काश है। वोंगचुन कहता है क्या तुम सच में उसके ऊपर भरोसा करते हो? ह्योबोंग कहता है कि बिल्कुल, और वो सभी डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, हम भी ये जोखिम लेने को तैयार हैं। हम तीनों माचिल, वोंगचुन और होडाइंग म्यू लॉर्ड के प्रति हमारी लॉयल्टी रखेंगे। अब सब कुछ उसके हाथों में है। फिर प्रेजेंट में चियोन के पास एक और कैडेट आता है, कैडेट नंबर 857 गोवांग। गोवांग कहता है मुझे आपका ग्रेट मार्शल आर्ट देखकर बहुत अच्छा लगा है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ, मैं आपके ग्रुप का एक मेंबर बनना चाहता हूँ। चियोन कहता है क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो? ह्योबोंग, वोंगचुल और बाकी सब सोच रहे थे कि जैसे हमने लॉर्ड से एक्सपेक्ट किया था, हम लोग जितनी जल्दी मेंबर्स को गैदर कर लेंगे हमारे पास उतना ही ज़्यादा समय होगा प्रैक्टिस के लिए। हमें अभी बस 7 लोगों की ज़रूरत है, यानी हमें बहुत से लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर आ गए हैं ग्रुप का ज्वाइन करने। गोवांग कहता है मैं डार्क फिश क्लान से हूँ जो कि गिलाइट क्लान है और मैं एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हूँ। एज ए ग्रुप मेंबर मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनूंगा। फिर एक दूसरा कैडेट कहता है मैं कैडेट नंबर 920 डार्क हॉर्स क्लान से, मेरा नाम है होक्यूंग। मैं अभी एक इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट हूँ, पर मेडिसिन बॉल को कंज्यूम करते मैं भी एडवांस पर पहुंच जाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें होल्ड बैक नहीं करूंगा। मैं हूँ ओनिल, जेंटल स्वॉर्ड क्लान से और मैं एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हूँ। फिर एक और कैडेट कहता है मेरी बात सुनिए, मैं हूँ ओमिन, गोल्डन गेट क्लान से। मेरे अंदर नेगों कम है पर मेरे पास एडवांस स्पोर्ट्समैनशिप है। दूसरे कुछ कैडेट सोच रहे थे यहाँ पर 16 कैडेट में से 5 तो इलाइट क्लान से हैं, तो अभी बाकी 2 स्पोर्ट्स के लिए 11 लोगों को कम्पीट करना होगा, इसलिए मुझे इलाइट क्लान के कैंडिडेट्स बिल्कुल ही पसंद नहीं आते। चियोन फिर कहता आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों के तलाश में नहीं हूँ जो कि मुझे थर्ड टेस्ट को पास करने में हेल्प करेंगे। कैडेट सोचने लगते हैं कि तो फिर क्या चाहिए। चियोन कहता है जब मैं डीमन एकेडमी को लीव करूंगा तो मेरे सामने मेन ब्रांच के द्वारा एक कठिन रास्ता होगा, इसलिए मैं ऐसे कैडेट्स को देख रहा हूँ जो कि मेरे साथ हमेशा अच्छे और बुरे समय में रहेंगे। सभी कैडेट्स सोचने लगते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। मैं तो उत्तराधिकारियों के बैटल में शामिल भी होना नहीं चाहता। चियोन सोच रहा था जैसे कि मैंने सोचा था, वो सभी काफी घबरा गए हैं। चियोन फिर कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक इलाइट क्लान से हो या फिर एक स्मॉल क्लान से, तुम अगर चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारी जर्नी के अंत में ये सब मायने नहीं रखेगा और मैं मेन ब्रांच के सिर्फ फाउंडेशन को चेंज करना चाहता हूँ। कैडेट सोच रहे थे क्या उसका स्क्रू ढीला हो गया है, वो प्रिंस कैंडिडेट हो सकता है, पर क्या वो इस सबके बारे में पूरा सीरियस है? क्या ये बेसिकली एक वर्ड डिक्लेरेशन नहीं है? लगता है कि हमें कोई और टीम लीडर ढूंढना होगा। चियोन कहता है प्लीज मेरे जर्नी के लिए मेरे कॉमरेड बनो और हम मिलकर हेवनली डीमन कल्ट का नया फाउंडेशन बनाएंगे। मैं चियोन मेरे कॉमरेड से यही आशा करता हूँ। कुछ कैडेट्स चियोन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि प्रिंस हमें माफ कर दीजिए, हमें बस ऐसा लीडर चाहिए जो कि हमें थर्ड टेस्ट को पास करा दे। ह्योबोंग सोच रहा था ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है, शायद हमें ये बात उन्हें बाद में ज्वाइन करने के बाद कहनी चाहिए थी, पर अभी भी कुछ कैडेट्स खड़े थे जैसे कि गोवांग, वोमिन और वोजोंग। मैंने दूसरा प्रिंस और आपके अंदर डिफरेंस नोटिस किया है। आपने जो जर्नी के बारे में हमें बताई वो काफी डेंजरियस जर्नी है जो कि बहुत आपको और हमें ग्रेफ के अंदर धकेल देगी, तो टू बी फ्रैंक मैं भी आपके ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं चाहता।
जियोन सोच रहा था मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रहा, जबकि वो किलर क्लान से है तो उसके पास ऑप्शन है दूसरे लीडर को चुनने का। गोवांग कहता है मैं किसी भी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की तरह पावर और ग्लोरी पाना चाहता हूँ, पर एज ए मार्शल आर्टिस्ट आपका एम्बिशन मुझे आपका और करीब ले आया है, इसलिए मैं आपको मेरी लॉयल्टी देता हूँ मास्टर जियोन। आज से आप ही मेरे लॉर्ड हैं। और ये बात सच है कि मैं पावर में लैग करता हूँ, पर मैं आपके सिवा किसी के सामने भी कभी नहीं झुकूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस्तेमाल करें आपके पहले स्वॉर्ड के तौर पे। उसके बाद वोमिन और ओजोंग कहते हैं हम भी आपको हमारी लॉयल्टी देते हैं। जियोन को ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। ह्योबोंग फिर गोवांग को जाकर कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लॉर्ड के पहले स्वॉर्ड हो या नहीं, पर मैं लॉर्ड का पहला सबॉर्डिनेट हूँ और हमेशा ही रहूंगा, तो मेरी जगह लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। फिर से शिफ्ट होता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने। जियोन कह रहा था आज मैं चाहता हूँ तुम सभी मेडिसिन बॉल को एब्जॉर्ब करने के बाद 7 डीमन स्वॉर्ड के एंटर टेस्ट को याद कर लो। कैडर्स कहते हैं टेस्ट? जियोन कहता है तुमने सही कहा, और कल सुबह से हम सभी एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे और मैं पर्सनली तुम सभी का मूवमेंट्स और टेक्निक्स को मॉनिटर करूंगा। कैडेट सोच रहे थे हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है उन्हें हमारा कैडेट बनाकर, वो हमारा ख्याल रख रहे हैं जबकि दूसरे कॉम्पीट करने में बिजी है। जो सोच रहा था मैं मेरे टीचर की तरह ही तब तक मारता रहूंगा जब तक वो सीख नहीं जाते। ठीक है तुम सभी अभी के लिए अपने अपने ट्रेनिंग रूम्स में जाओ और हम रात को 10 बजे फिर से मिलेंगे मेडिसिन को कंज्यूम करने के बाद। सभी फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं, पर गोवांग नहीं गया था और वो कुछ कहना चाह रहा था। क्या हुआ गोवांग, क्या तुम कुछ कहना चाह रहे हो? गोवांग कहता है शायद मैं फालतू में ही चिंता कर रहा हूँ, पर अभी से आपको आपके साथ सबॉर्डिनेट रखना चाहिए। उन लोगों ने जिस तरह हमें येलो नेम टैग लेने को कहा उस वजह से मुझे काफी चिंता हो रही है। जियोन सोचने लगता है अब मैं जब सोच रहा हूँ एकेडमी का डायरेक्टर लीवा ने कहा था जो भी 7 दिनों के अंदर येलो नेम टैग को ले लेगा वही ग्रुप लीडर बनेगा। क्या हमारा रियल ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्टर को हरा के नेम टैग लेना है या फिर कैडर्स को दूसरे के साथ ही लड़के इसे हासिल करना है? गोवांग कहता है जबकि मेरे लॉर्ड के पास म्यून के ग्रुप से कम लोग हैं तो आप एक टारगेट बन सकते हैं, तो पहले से सावधान रहना कोई बुरी बात नहीं। जियोन कहता थैंक यू तुम्हारे एडवाइस के लिए। गोवांग कहता है कि ये सब तो नॉर्मल है क्योंकि मैंने आपको सर्व करने की कसम खाई है, इसलिए मुझे आपके साइड वाले ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग करना चाहिए। जियोन कहता है पर मैं उस तरफ नहीं जा रहा, कुछ रीजन की वजह से मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। गोवांग सरप्राइज होकर पूछता है क्या ये वो जगह नहीं है जो कि बस एक्सपर्ट कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है? मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचने की, ताकि मैं आपके साइड वाले ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग कर सकूं। उसके बाद जियोन ट्रेनिंग रूम में आकर की ब्लेड को यूज करने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था तो एक ट्रू एक्सपर्ट होना ऐसा होता है। मेडिसिन बॉल को कंज्यूम करने के बाद मेरे पास अब 60 और सब नेगोंग है। अगर मैं इसी के साथ ब्लेड या फिर स्वॉर्ड को इंटीग्रेट कर पाता हूँ तो फिर मैं एक प्रॉपर नेगोंग और की वेपन को फॉर्म कर पाऊंगा। थैंक्स नैनो, तुम्हारी वजह से मैं ये सब एब्जॉर्व कर पाया। नैनो अभी मुझे बाय की वीडियो दिखाओ, और नैनो ऑगमेंटेड रियलिटी एक्टिवेट करके वीडियो को प्ले करता है। वीडियो मुझे बाय खास रहा था। जियोन कहता है वीडियो को पॉज करो और बाय के ऊपर जूम करो। उसका चेहरा पूरा फीका पड़ गया है और आंखें पूरी लाल है और गर्दन में भी रेड स्पॉट्स है, तो फिर ये तो सिर्फ एक ही चीज ही हो सकती है। उसके बाद हमें इंस्ट्रक्टर होंगडू को दिखाया जाता है जो कि लड़ते हुए कह रहा था तो ये भी कैडेट के लेवल से आगे जा चुका है और वो भी अभी मेरे जैसा एक्सपर्ट बन चुका है। मैं उसे बस 7 डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके हरा नहीं सकता, पर वो कैडेट 7 की तरह मूवमेंट्स को नलिफाई नहीं कर रहा, पर वो टेक्निक्स के ब्लाइंड स्पॉट का पूरा एडवांटेज ले रहा है। मैं तो पूरा ही शौक हो गया था जब वो मेरे पास 4 घंटे बाद पूरा कॉन्फिडेंस होकर आया था लड़ने। और 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को इतने कम समय में सीख लेना ये भी लगता है कि बाकी 2 की तरह जीनियस है। और हम देखते हैं कि और कोई नेवल की यूचेन है। होंगडू फिर कहता है अभी वो लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए। मैं तुम्हें नेम टैग दे रहा हूँ, जाओ जल्दी जाकर मेंबर्स को गैदर करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो। यूचेन नेम टैग पाकर बहुत ही खुश हो रहा था और सोच रहा था अभी मुझे नेक्स्ट किसके पास जाना चाहिए। फिर हमें बाइक को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तभी उसके पास स्वॉर्ड क्लान का हेयर क्यूंगोन आता है। क्यूंगोन कहता है मुझे तुम्हारी लड़ाई इंस्ट्रक्टर के साथ देखकर बहुत ही मजा आया था। बाइक उस समय कहता है मैं भी खाना खा रहा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्यूंगोन सोचता है ये कितना रूड है, पर क्यूंगोन अपने गुस्से पर काबू कर कहता है ठीक है मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम्हारे स्किल्स को देखकर बहुत ही इंप्रेस हुआ हूँ। लगता है कि तुम नए नए एक्सपर्ट बने हो और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ग्रुप का लीडर बनना चाहते हो, पर क्या तुम उससे भी आगे जाना नहीं चाहते? पर बाइक उसके बातों को इग्नोर करके खाना खाए जा रहा था, जो देखकर क्यूंगोन अभी पूरा ही गुस्सा हो गया था। पर वो सोचता है कि मुझे भी शांत रहना चाहिए, नहीं तुम्हारे इंडिविजुअल्स को गैदर करने का प्लान बिगड़ जाएगा। क्यूंगोन फिर कहते हैं इसके बारे में सोचो, ये तुम्हारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाइक वहीं पर सोच रहा था, इसको लेकर आज 2 हो गए। इससे पहले ब्लड क्लान का यूचन आया था और मुझे उसका राइट हैंड बनाना चाह रहा था। ऑनेस्टली मैं ना ही ग्रुप का लीडर बनने में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही मेरा बहुत आगे जाने का कोई प्लान है और ना ही मैं किसी का अंडर काम करना चाहता हूँ। मेरा गोल है बस स्ट्रॉन्ग होते रहना। क्यूंगोन के जाने के बाद फिर कोई और आकर कहता है माफ करना मैं तुम्हें खाते समय डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? बाइक कहता मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ से चले जाओ। पर वो लड़का कहता है अगर हम अभी बात नहीं करेंगे तो तुम शायद बाद में मर सकते हो। और बाइक देखता है कि ये तो है जियोन और वो कहता है तुम 6 क्लान्स को भी बिलोंग नहीं करते, पर तुम्हारे एरोगेंस तो उनसे भी ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है तुम जैसा कोई मुझे रिक्रूट कर सकता है? जियोन कहता है लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। बाइक कहता है गलतफहमी? आखिर कौन सी गलतफहमी? तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो और कह रहे हो कि मुझे गलतफहमी हो रही है। जियोन कहता है मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ठीक है मैं पॉइंट पर आता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है। जो सुनकर बाइक हैरान होकर कहता है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? जियोन कहता है जब तुम डुएल कर रहे थे तब मैंने नोटिस किया था तुम्हारा चेहरा तभी पूरा फीका पड़ गया था और गर्दन में रेड स्पॉट्स भी थे। बाइक सोच रहा था पॉइजन? ये नहीं हो सकता, मुझे पता है मैं जब से ग्रुप 12 का लीडर बना हूँ जोंग से मेरे ऊपर गुस्सा है। बाइक सोच रहा होता है आखिर वो ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहा है?
अगर मुझे पॉइजन दिया भी गया है तो इसमें उसका क्या। बाइक फिर कहता है माफ करना तुम्हें गलत समझने के लिए, पर अगर मेरे अंदर पॉइजन है तो मुझे ये बात मेडिटेशन के दौरान पता चल जानी चाहिए थी। जीवन कहता है क्या तुम्हें मेडिटेशन के दौरान कुछ भी फील नहीं हुआ, क्या कि मेडिटेशन में पॉइजन को सेंस करने में हेल्प करता है। लगता है मुझे ये बात इसलिए पता नहीं थी क्योंकि मार्शल आर्ट्स के बारे में मेरी नॉलेज बहुत ही कम है, पर मैंने जो देखा ये फूड पॉइजन या फिर माइक्रो पॉइजन के सिम्टम्स थे। तभी जीवन देखता है कि डॉक्टर म्यूंग जा रहे हैं और जीवन उनके पास जाता है। डॉक्टर म्यूंग कहता है कैसे हो तुम, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, खाना वाना हो गया। जीवन कहता है कि नहीं। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो दोनों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे भी मुझे अकेले बैठकर खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जॉन कहता है उससे पहले क्या मेरे फ्रेंड को चेक कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उसे पॉइजन दिया गया है। डॉक्टर म्यूंग ये सुनकर जल्दी से बाइक को लेकर इन्फर्मरी जाते हैं। डॉक्टर म्यूंग फिर स्मोक लेकर आते हैं जिसे वो बाइक को इनहेल करने को कहते हैं और इसे इनहेल करते ही बाइक को जोर जोर से खांसी होने लगती है। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं ये तो डेफिनेटली फूड पॉइजनिंग या फिर माइक्रो पॉइजनिंग है। बाइक कहता है पर मैं तो मेडिटेशन के दौरान भी पूरा ठीक था और मैं किसी भी पॉइजन के संपर्क में भी नहीं आया और मैं हमेशा अलग बैठकर खाना खाता हूँ। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं माइक्रो पॉइजन थोड़ा अलग होते हैं, ये वेंस के थ्रू फ्लो नहीं करते, इसका असर लंग्स स्टोमक में होती है। इसे आमतौर पर खाने पर मिला कर दिया जाता है, पर इसे क्रश करके फाइन पाउडर बनाकर नींद में इनहेल करके भी दिया जा सकता है और स्मॉल डोजेस होने की वजह से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने पॉइजन को इनहेल करा है। शायद तुम किसी पॉइजन यूजर के साथ एक ही डोर में रहते हो। और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब बाइक ने जोंगसुम को हराकर ग्रुप 12 का लीडर बना था। जोंगसुम ने तभी कहा था तुम खुद को लेकर बहुत ही घमंड करते हो, अभी के लिए तुम्हें जितनी खुशी मनानी है मना लो, पर पॉइजन क्लान के क्लोज शराब की तरह होते हैं, समय के साथ ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। प्रेजेंट में बाइक सोच रहा था तो उसका ये सब कहने का ये मतलब था उस हरामी को मैं नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर म्यूंग कहता है अच्छी बात है कि हमें इसके बारे में बहुत पहले ही पता चल गया है, अगर तुम 7 दिनों तक एंटीडोट लेते रहते हो तो तुम पहले जैसा ठीक हो जाओगे। जॉन कहता है पर उसके गर्दन में रेड स्पॉट्स दिख रहे थे, तो क्या ये सीरियस नहीं है। डॉक्टर म्यूंग कहता है बाइक तुमने कहा था कि ड्यूएल के दौरान तुम्हारे चेस्ट में हमला हुआ था, तो तभी के लिए सिम्टम्स अचानक ही काफी बढ़ गए थे, पर अगर सिम्टम्स हमेशा ऐसे रहते हैं तो कोई भगवान भी आकर आपको बचा नहीं सकता। पर जॉन तुम्हें इस पॉइजन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। जॉन कहता है क्योंकि मेरी मॉम की डेथ इसी वजह से हुई थी और मैं भी कुछ समय के लिए पॉइजन के अंडर में था। तो ये बाइक उठकर कहता है माफ करना, मैंने अभी तक तुम्हें थैंक यू नहीं कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। डॉक्टर म्यूंग सोच रहा था शायद इस पॉइजन केस के बारे में मैंने पहले टीचर से सुनी थी। जॉन यहाँ पर बाइक को कह रहा था नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि कोई भी ऐसे काउली पॉइजन की वजह से मारा जाए और मैं अभी इस पॉइजन का सोर्स ढूंढ रहा हूँ। और ये कहते हुए जॉन को गुस्सा हो गया था, जो देखकर बाइक सोच रहा था आखिर उसे अचानक ये क्या हो गया। डॉक्टर म्यूंग फिर बाइक को कहते हैं तुम आज यहीं पर क्यों नहीं रेस्ट करते, अगर तुम डोर में वापस जाओगे तो वो तुम्हें फिर से पॉइजन कर देगा, कहीं तुम अभी बदला लेने की तो नहीं सोच रहे। बाइक कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो बदला लेना चाह रहा था। जॉन फिर बाइक को कहता है कि पहले पॉइजन को क्लीन करना चाहिए, तो डॉक्टर जैसा कह रहे हैं यहाँ पर ही रेस्ट करो और तुम जोंगसुम की फिक्र ना करो, उसे मुझ पर छोड़ दो। डॉक्टर म्यूंग कहता है आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो। तभी मुकेम जो कि वहीं पर एडमिट था साउंड टेलीपैथी की मदद से कहता है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें 5वें डोरम के पास के जंगल में मिलेगा। जॉन कहता है अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है तो मैं तुम्हारे पास वाली जगह उसे दे दूंगा। बाइक और डॉक्टर म्यूंग सोच रहे थे कि आखिर वो किससे बात कर रहा है। मुकेम सोच रहा था मैं तो चाहता हूँ कि तुम और जोंगसुम एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते ही मारे जाओ, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम ही पहले मरो। फिर हम शाम को जोंगसुम को जंगल में देखते हैं। जोंगसुम कह रहा था क्योंकि इंस्ट्रक्टर अभी डोर में है तो अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है पॉइजनस प्लांट्स को कलेक्ट करने के लिए। जोंगसुम फिर सोचने लगता है थैंक्स टू मेडिसिन बॉल मेरे पास अभी एक्सपर्ट लेवल का नेगोंग है, अगर मैं बस कुछ और दिन कड़ी मेहनत करता हूँ तो मैं पॉइजन ऑफ डिस्ट्रक्शन के 5th लेवल पर पहुंच जाऊंगा। 4th लेवल तक सारे टेक्निक्स से पूरे बेसिक टेक्निक्स है, पर 5th लेवल के स्टार्टिंग में ही इसके पॉइजनस टेक्निक्स डेडलियर हो जाते हैं। तो फिर मैं माइक्रो पॉइजन का यूज करे बिना ही उस बाइक को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और मैं तुम्हें मेरे हाथों से मारूंगा माइक्रो पॉइजन से पहले। तभी जॉन आकर कहता आखिर तुम किस वजह से इतने खुश हो रहे हो। अंदर में जोंगसुम जॉन को देख नहीं पा रहा था और सोच रहा था कि ये तो किसी इंस्ट्रक्टर के साउंड नहीं लगती और मैं देख भी नहीं पा रहा क्योंकि लैंटर्न की रोशनी बहुत ही कम है। तभी जॉन आगे आकर कहता है क्या तुम्हें माइक्रो पॉइजन को यूज करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। जोंगसुम कहता आखिर तुम्हारे जैसा बास्टर्ड यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी जोंगसुम सोचता है वेट क्या उसने माइक्रो पॉइजन कहा, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना। जॉन कहता है बाइक के गर्दन में रेड स्पॉट्स, क्या तुम्हें लगा मैं समझ नहीं पाऊंगा। जोंगसुम कहता है क्या आखिर तुम्हें कैसे पता। अच्छा तो तुमने इसे ऐसा फिगर आउट किया, अब जब तुमने मेंशन ही कर दिया है तुम्हारी मदर भी। तभी जॉन गुस्से में जोंगसुम का जोरदार पंच मारता है जिससे कि जोंगसुम की हालत ही खराब हो जाती है। तुम कहता है ओहो मैं समझ गया, तो तुम्हें ये बात ऐसे समझ में आई, अब जब तुमने मेंशन कर ही दिया है तुम्हारी फिल्दी मदर भी। और ये बात सुनते ही जॉन उसे एक इतने जोर से पंच मारता है कि एक ही झटके में जोंगसुम की पूरी दुनिया ही पलट जाती है। जोंगसुम की हालत पूरी खराब हो चुकी थी और उसे खून की उल्टियां भी हो रही थी। जोंगसुम सोच रहा था अभी ये सब क्या हो गया। जॉन कहता है अभी से बच्चों की तरह रोना शुरू मत कर देना क्योंकि मैंने तो बस शुरू ही किया है। जोंगसुम सोच रहा था क्या वो बास्टर्ड मुझे मारने की सोच रहा है, नहीं लगता नहीं कोई डेमोनिक एकेडमी के रूल्स को तोड़ेगा, वो बस मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, पर मेरा शरीर आखिर हिल क्यों नहीं रहा। जॉन कहता है तुमने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि तुम्हें कभी करना नहीं चाहिए था, क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। जोंगसुम वहीं पर खुद को हिलाने की कोशिश कर रहा था और जॉन उसे कहते हुए पंच मारने जाता है तुमने मेरे मदर की इंसल्ट करी है तुम्हारे इस गंदे मुंह से। पर तभी अचानक से जोंगसुम हमला कर देता है और कहता है तुम्हें अपनी गार्ड डाउन करनी नहीं चाहिए थी,
पर चियोन उसके पंच को रोक देता है और ये कोई ऐसा वैसा हमला नहीं था, यह 10 स्टार टेक्निक थी। जोंगसुम सोच रहा था उसने 10 स्टार टेक्निक को इतनी इजीली रोक दिया। चियोन फिर उसके हाथ को इतने जोर से प्रेस करता है कि उसकी जान निकली जा रही थी। जोंगसुम सोच रहा था वो तो पूरा सीरियस है, लगता है मुझे उसे मारना ही होगा। तभी जोंगसुम अचानक से कोई हमला करता है जिस वजह से चियोन पीछे खिसक जाता है और जोंगसुम का बढ़त मिल जाती है। जोंगसुम सोच रहा था यह काम कर गया। 4th लेवल पॉइजन डिस्ट्रक्शन। 7 तरीके के पॉइजन मेरे मिडिल डांटियन में रखने को अलाउ करता है। डांटियन मतलब तुम चक्र जैसा समझ सकते हो। जोंगसुम आगे कहता है यह एसिड पॉइजन उन सभी से ज्यादा डेंजरियस। ये इतना डेंजरियस है कि क्लान के हेड ने मुझे वार्न किया था जैसे मैं इसे कल के दूसरे मेंबर्स के ऊपर इस्तेमाल ना करूं। पर मुझे भी उस सबकी चिंता करनी नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं मरने के कागार पर हूँ। नैनो यहाँ पर एसिड को डिटेक्ट करके बताता है यह एक पावरफुल एसिडिक पॉइजन है जो कि आपके चेहरे और हाथ पर है। इमरजेंसी डिफेंस मोड एक्टिवेट किया जा रहा है और उसी के साथ पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर डैमेज स्किन को रिस्टोर किया जा रहा है। डैमेज स्किन जल्द ही पूरी हील हो जाएगी। जोंगसुम चियोन को पूरा ठीक देखकर कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। जोंगसुम सोचने लगता है मैं ये क्या देख रहा हूँ। उसने बस पॉइजन को न्यूट्रलाइज नहीं किया बल्कि उसकी स्किन भी हील हो गई। आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ये तो कोई मार्शल आर्ट का मास्टर भी नहीं कर सकता। और चियोन का यह गुस्से वाला रूप देखकर जोंगसुम की पूरी फट चुकी थी और वो कहता बास्टर्ड क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो। चियोन कहता है पॉइजन पॉइजन बस पॉइजन। ऑफ कोर्स एज ए मेंबर ऑफ पॉइजन क्लान तो पॉइजन का इस्तेमाल करना चाहोगे, पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा हूँ जो कि मैं सोचता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसा कोई जिंदा रहे ऐसा पॉइजन को यूज करने के लिए। और यह सुनकर जोंगसुम की पूरी फट चुकी थी और वो रेंगते हुए जाने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से चियोन उसे उठाकर पटक देता है और इस वजह से जोंगसुम के कुछ दांत भी गिर जाते हैं। जोंगसुम फिर अपना घुटना टेक कर कहता है प्लीज मुझ पर दया दिखाओ, मुझे मत मारो, बस मुझे एक बार और मौका दो, मुझे छोड़ दो। चियोन कहता है क्या तुम जीना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुमने मेरे मदर को इस दर्द में मरने के लिए छोड़ा था, उसके बाद भी तुम्हारी कहने की हिम्मत हो रही कि मैं तुम्हें बख्श दूं। जोंगसुम समझ चुका था कि वो तो गया, उसका बचना नामुमकिन है। जोंगसुम मन में ही कह रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ मैं यह कर सकता हूँ क्योंकि इंस्ट्रक्टर का डोम तो यहीं पास में है। और वो चिल्लाने लगता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, पर वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। चियोन कहता है क्या तुम चीखने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इंस्ट्रक्टर का डोर पास में है? क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसे चिल्लाओगे और मैं तुम्हें यह करने दूंगा? तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ हो। और क्या यही वो हाथ है जिसका इस्तेमाल करके तुमने मेरे ऊपर एसिड पॉइजन से हमला किया था? और वो उसके हाथ को पैर से दबाकर क्रश कर देता है। फिर उसके हाथ को कुचलने के बाद चियोन कहता है मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा, मैं तुम जैसा कबाड़ की वजह से डीमन एकेडमी से निकलना नहीं चाहता। जोंगसुम सोच रहा था क्या वो मुझे छोड़ देगा, पर चियोन कहता है मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, पर मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम मरने के लिए भीख मांगने लगोगे। चलो क्यों ना मैं तुम्हारी हड्डियों से शुरुआत करूं। और ये सुनकर जोंगसुम डर के मारे कांपने लगता है। फिर सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि चियोन ने जोंगसुम का मार मार के उसे लंगड़ा लूला कर दिया है। जोंगसुम पड़े पड़े सोच रहा था क्या मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा? मुझे याद नहीं आ रहा आखिर मैं बाइक के ऊपर माइक्रो पॉइजन का इस्तेमाल क्यों करूंगा। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैंने पहली बार माइक्रो पॉइजन के बारे में सीखा था। और हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। पॉइजन क्लान के मेन हाउस में जोंगसुम की मोम लेडी बाग किसी से बात कर रही थी और वो जिससे बात कर रही थी वो कहती है कितना समय लगेगा इसे इफेक्टिव होने में। लेडी बाग कहती है कि 1 साल के अंदर ही काम हो जाएगा। जो लेडी बाग से पॉइजन को लेती है वो कहती है तो उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा अगर उनके पास नेगोंग कम है तो। लेडी बाग कहती है कि ऑफ कोर्स, और अगर किसी के पास नेगोंग है ही नहीं तो उसे इसके बारे में कभी पता चलेगा ही नहीं। तो तुम इसे कौन से काम के लिए यूज करना चाहती हो? वो लेडी कहती है मैं भी सोच रही हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल कहाँ पर करूँ। उसके 1 साल के अंदर ही खबर आती है कि लेडी हुआ की डेथ हो चुकी है। मेरी मदर ये खबर सुनकर बहुत ही खुश हुई थी क्योंकि वो लेडी हुआ को बहुत हेट करती थी, पर वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि लेडी हुआ की डेथ पॉइजन के कारण हुई है। इस वजह से लॉर्ड यानी फादर बहुत गुस्सा हो गए थे। थैंकफुली हम फादर के गुस्से से बच गए क्योंकि डीमोनिक डॉक्टर की वजह से माइक्रो पॉइजन बस पॉइजन क्लान का होकर नहीं रहा था, पर जिस कुक ने रसोई करी थी उसने सुसाइड कर लिया, जिस वजह से रियल कल्प्रिट कौन था इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला। उन्हें सिर्फ एक ही चीज पता चली, कुक एक लेडी के संपर्क में आया था कुछ दिन पहले, पर कोई भी ढूंढ नहीं पाया कि आखिर वो लेडी कौन थी। इस इंसिडेंट की वजह से मेरे ग्रैंडफादर द हेड ऑफ द पॉइजन क्लान एंड वन ऑफ द 6 काउंसिल एल्डर्स काउंसिल में अपने पोजीशन खो बैठे और मेरे फादर ने 6 मैन क्लान की हर पत्नी से अपना रिश्ता तोड़ दिया। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी बाग जोंगसुम को कह रही थी ये सब सच नहीं है जोंगसुम, तुम्हारी मदर ने पॉइजन का इस्तेमाल नहीं करा है, तुमने मुझे उसे पॉइजन हैंडओवर करते हुए देखा था राइट। अगर मैं ये बात उन्हें बता देती हूँ तो वही मुझे खूनी समझेंगे। जोंगसुम ये एक ऐसी सच्चाई है जो कि हमें मरते दम तक हमारे साथ ही रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें भी अपने फादर के गुस्से का सामना करना होगा। उसके कुछ सालों बाद लेडी बाग की भी डेथ हो जाती है गिल्ट की वजह से। जोंगसुम सबको बताना चाह रहा था कि लेडी बाग ने ये सब नहीं किया है, पर उसे अपने मॉम से किया हुआ प्रॉमिस रखना था। जोंगसुम कहता है मैंने तो अभी कसम खाई थी मैं एक लॉर्ड बनकर ही रहूंगा जो कि हेमले डीमन कल्ट का हार्श पोजीशन है, और मैं उस लेडी को ढूंढूंगा और उसे और उसका पूरे क्लान को दंडित करूंगा। और क्योंकि लेडी हुआ जो कि सबकी जड़ थी, मैं चियोन को भी मार दूंगा। और अब प्रेजेंट में जोंगसुम मन में कह रहा था मुझे माफ कर दीजिए मदर, मैं चाहे कितना ही ट्रेनिंग क्यों ना कर लूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा। चियोन फिर कहता है अगर तुम डीमन एकेडमी में ही रहते हो तो तुम अभी नहीं तो बाद में दूसरे कैडेट्स के ऊपर पॉइजन का इस्तेमाल करोगे, और जबकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हारे डांटियन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चियोन फिर जाकर जोंगसुम को पकड़ता है, पर वो सोचता है ये क्या, आखिर वो इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है जबकि मैंने उसे म्यूट पैरालाइज कर दिया है। क्या वो कुछ कहना चाहता है? शायद मुझे उसे कुछ कहने देना चाहिए।
चियोन फिर उसे छोड़ देता है और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था जो कि चियोन के समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो नैनो को कहता है समझने को, और नैनो एनालाइज कर कहता है यह पॉइजन क्लान नहीं था जिसने तुम्हारे मदर को मारा है। जो सुनकर चियोन पूरा ही शौक में रह जाता है। जोंगसुम आगे कहता है बाकी 5 क्लास में से कोई लेडी असली कल्प्रिट है, सो प्लीज मेरे डंटियन को छोड़ दो। तभी जोंगसुम सोचने लगता है अगर मैंने रिवील कर दिया तो ये भी रिवील हो जाएगा कि उस लेडी को मेरी मदर ने पॉइजन दी थी, और ये बात किसी को भी पता चलनी नहीं चाहिए। पर चियोन उसे देखकर समझ आता है कि जोंगसुम कुछ तो छुपा रहा है। इसलिए चियोन नैनो को फेस को एनालाइज करने को कहता है। नैनो बस एनालाइज करने के बाद कहता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन में नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आया है और उसके झूठ बोलने के चांसेस अभी 5% है। चियोन सोच रहा था पर मैं तो पूरा ही श्योर था कि यही असली कल्प्रिट है। अगर ये सब सच है तो क्या मैंने किसी इनोसेंट को मार दिया? तो क्या सच में लेडी बाइक और पॉइजन क्लान में से किसी ने भी ये सब नहीं किया है? नैनो फिर आगे स्कैन कर कहता है उसके आंखों में और फेशियल मसल्स में चेंजेस आए हैं और उसके झूठ बोलने के चांसेस अभी 75% है। चियोन को इससे शौक लगता है और वो गुस्से में उसे पंच मारता है। जोंगसुम कहता है मैं झूठ नहीं कह रहा, और चियोन उसे फिर से एक और पंच मारता है। जोंगसुम सोच रहा था मेरी नेगोंग डिस्पर्स हो रही है। फिर हमें डॉक्टर म्यूंग को दिखाया जाता है जो कि इन्फर्मरी में बैठे हुए थे, और वो कहता है मुझे बैड फीलिंग हो रही है, क्या मुझे कुछ एंटीडोट्स रेडी रखने चाहिए? तभी चियोन भागकर जोंगसुम को लेकर आता है और वो कहता है प्लीज इसका कुछ करिए। बाइक और मुकेम इस ओर से उठ जाते हैं और कह रहे थे कि वो इस हालत में आखिर कैसे पहुंच गया, और मुकेम तो देखकर ये पूरा ही शौक हो गया था। ये कुत्ते का बच्चा चियोन से भी पिट गया। डॉक्टर म्यूंग जोंगसुम को चेक कर रहा था और उसे कंडीशन देखकर डॉक्टर म्यूंग पूरा ही हैरान रह गया था। ये क्या, उसके डेंटियन तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। डेंटियन मतलब तुम इसे चक्रा जैसा समझ सकते हो। डॉक्टर म्यूंग फिर सोच रहा था पॉइजन ऑफ डिस्ट्रक्शन पॉइजन क्लान का सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट है। नेगों का लो डंटियन में होना एसेंशियल होता है ताकि मिडिल डंटियन में पॉइजन फॉर्म और मेंटेन किया जा सके। लोअर डंटियन में पॉइजन की कमी मतलब पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा। और मैं कोई मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ कि वो डेंटियंस को कितनी वैल्यू करते हैं। मुझे पता है कुछ तो हुआ है, पर उसके नसों में से ऐसी स्मेल क्यों आ रही है? वो अभी तक जिंदा है जबकि पुटेड पॉइजन उसके वेंस में फ्लो हो रही है। क्या उसके पास हाई रेजिस्टेंस है पॉइजन मार्शल आर्ट्स को सीखने की वजह से? वह बस किसी तरह जिंदा है, पर इस रेट से उसे जल्दी ही मौत हो जाएगी। तो मुझे भी क्या करना चाहिए? हाँ याद है, मेरे पास तो वो चीज़ थी, यहीं पर ही तो रखी थी, कहाँ पर गई? हाँ ये तो रहा, मुझे मिल गया, मेरे टीचर का एंटीडोट। तुम्हें इसे लेने के बाद ऐसा लगेगा कि तुम मर रहे हो, पर तुम्हें इसे लेना ही पड़ेगा अगर तुम जीना चाहते हो। जो सोच रहा था मैं उसे ऐसे मानने नहीं दे सकता। नैनो क्या तुम जोंगसुम के शरीर के अंदर जाकर उसे हील कर सकते हो? नैनो कहता है इस सिस्टम के रूल्स के खिलाफ है। मेरे पास बस आपकी रजिस्टर्ड डीएनए है, तो मैं ना ही किसी दूसरे के बॉडी में जा सकता हूँ और ना ही आपके शरीर से बाहर जा सकता हूँ। जो सोच रहा था तो ये भी काम नहीं करेगा। क्या और कोई रास्ता नहीं है? नैनो क्या तो मेरे ऊपर जो ब्लड है उसके पॉइजन को एनालाइज कर सकते हो? नैनो कहता है ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए आपको आपके फिंगर सब्सटेंस को रखनी पड़ेगी ताकि इसे एनालाइज किया जा सके। चियोन फिर अपने फिंगर को ब्लड पर रखता है और नैनो एनालाइज करना शुरू करता है। नैनो फिर कहता है इसमें 7 डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स हैं जो कि मिलकर एक नए टॉक्सिक इफेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। चियोन कहता है बता मुझे आखिर कौन से मेडिसिन का यूज करके क्विकली एंटीडोट बनाया जा सकता है। नैनो इसलिए ऑगमेंटेड रियलिटी को ऑन करके चियोन को कुछ मेडिसिन का नाम बताता है। यहाँ पर डॉक्टर म्यूंग ट्रीटमेंट करते हुए पूरा थक चुका था और कह रहा था वो भी पहले की तरह क्रिटिकल नहीं लग रहा क्योंकि मैंने पॉइजन को बॉडी में फैलने से रोक दिया है टीचर के एंटीडोट और एक्यूपंक्चर की मदद से। डॉक्टर म्यूंग को फिर एक स्मेल आती है जो सुनकर डॉक्टर म्यूंग कहता है क्या ये कोई नई हर्बल मेडिसिन की खुशबू है? डॉक्टर म्यूंग फिर चियोन का आंख के ऊपर मेडिसिन को बनाता हुआ देखता है। डॉक्टर म्यूंग कहता आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? चियोन कहता मैं एक एंटीडोट को तैयार कर रहा हूँ ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। डॉक्टर म्यूंग कहता है क्या कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई चोटवोट तो नहीं आई? आखिर तुम्हें कैसे पता हो सकता है कि आखिर एंटीडोट कैसे बनाया जाता है? डॉक्टर म्यूंग फिर जाकर हर्ब्स को टच करके कहते हैं ये तो सारे डिटॉक्सिफाइंग हर्ब्स है। ये सारे हर्ब्स तो डिटॉक्स करने के लिए यूज किया जाता है, पर डिटॉक्स हर्ब्स भी पॉइजनस हो सकते हैं अगर उन्हें गलत तरीके से यूज किया गया। पर इस कॉम्बिनेशन को टेस्ट कर डॉक्टर म्यूंग सोचता है कॉम्बिनेशन ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। क्या उसने पहले मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करी थी? डॉक्टर म्यूंग फिर कहता तूने प्रॉपर मेडिसिन बना दिया है, पर तुम्हें उससे पहले पॉइजन के बारे में पता होना चाहिए। और चियोन बता देता है कि आखिर इसमें कौन कौन सा पॉइजन है। डॉक्टर म्यूंग ये सुनकर हैरान होता है कि आप सिर्फ इस बार मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर म्यूंग चियोन का बनाया हुआ एंटीडोट उसे खिला देते हैं। डॉक्टर म्यूंग कहता है उसने जैसे एंटीडोट को निगल लिया ऐसा लगता है कि वो जीना चाहता है। हमसे जो हो सकता था हमने कर दिया है, अभी हमें बस एक्यूपंक्चर की मदद से शरीर में पॉइजन को फैलने से रोकना है। और तुमने सारी चीज़ों को सही से कॉम्बाइन किया था, पर दोबारा कभी कुछ ऐसा खुद करने मत जाना। चियोन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए आपको परेशान करने के लिए। डॉक्टर म्यूंग फिर कहता है क्या तुम्हें सचमुच के डेंटियन को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ा? मुझे पता है डीमन एकेडमी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, पर यह सब कुछ ज़्यादा ही था। एकेडमी डायरेक्टर और पॉइजन क्लान इसे टॉलरेट नहीं करेंगे, तुम फिर उन लोगों का क्या करोगे? चियोन कहता है मेरी इतनी चिंता करने के लिए आपका शुक्रिया, मैंने इसे किया है तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। डॉक्टर म्यूंग सोच रहा था वो अभी भी बहुत यंग है, वो अभी तक एक एडल्ट की तरह काम कर रहा था, पर यह सब करना यह कोई 15 साल का बच्चा ही कर सकता है। डॉक्टर म्यूंग चियोन को कहता है तुम्हें क्या करना है तुमने सोच लिया है, तो अभी कुछ नहीं हो सकता, पर अच्छा होता अगर तुम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले ज़्यादा सोचते। जब मेरे समय में मैं एकेडमी में था मैंने तभी एक चीज़ सीखी थी, वो कभी सर्वाइव नहीं करता जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, बस वही सर्वाइव कर पाता है जो कि चालाक होता है। आई होप तुम इसके बारे में सोचोगे। चलो अभी बहुत लेट हो गई है, तुम वापस जाओ। भाई कहता है मेरा क्या मैं वापस नहीं जा सकता? तो डॉक्टर म्यूंग उसे भी जाने देते हैं क्योंकि ये सब करने वाला जोंगसुम तो यहाँ पर है। बाहर आने के बाद चियोन सोच रहा था मैं बस स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ और इन नैनो की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है।
पर ये सोचना है कि पावर ही सब कुछ है जो कि मुझे डिमोनिक कल्ट के बुरे लोगों को हराने में मदद करेगी, तो ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब मेरा एरोगेंस है। फिर बाइक कहता आखिर तुम्हें इतनी दूर जाकर उसके डांटियन को डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत थी। जियोन कहता मैं तो भी मेरे गुस्से के ऊपर काबू नहीं कर पाया था और मुझे लगा अगर मैं उसे ऐसे छोड़ देता हूँ तो वो दूसरे कैडेट्स के ऊपर भी पॉइजन का इस्तेमाल करेगा। बाइक सोच रहा था उसकी डिसीजन मेकिंग परफेक्ट नहीं है, पर वो दूसरे प्रिंस से बहुत ही अलग सोचता है। बाइक तभी कुछ कहने जा रहा था पर तभी ह्योबंग और बाकी सब आ जाते हैं, जिन्हें कि जियोन की बहुत ही चिंता हो रही थी क्योंकि उन लोगों का 10 बजे मिलने का प्लान था, पर जियोन इतने समय तक गायब था तो वो घबरा गए थे। जियोन कहता है मुझे माफ कर दो तुम लोगों को चिंता करवाने के लिए। ह्योबंग कहता है मुझे खुशी है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है। बाइक सोच रहा था उसे ऐसे लोग मिल गए हैं जो कि सच में उसके फिक्र करते हैं, जो कि सच में उसका साइड में है, और मेरे लिए तो मेरे डोर में भी कोई नहीं है। बाइक फिर कहता है मैं जा रहा हूँ। जियोन कहता है क्या तुम कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। बाइक कहता है यह कोई जरूरी बात नहीं थी, तुम इसके बारे में भूल जाओ। ह्योबंग फिर कहता है चलिए हमें डोर में वापस जाना चाहिए। फिर वो सभी वापस आ जाते हैं और सारे कैडेट्स जियोन के सामने बैठे हुए थे और जियोन उन्हें बता रहा था कि आखिर क्या क्या हुआ था। गोवांग कहता है मैं श्योर हूँ ये करने के पीछे आपका कोई ना कोई तो रीजन होगा, पर हमें भी और भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और इन 4 सालों में यहाँ पर कोई भी बाहर का आकर इंटरफेयर नहीं कर सकता। पर पॉइजन क्लान डिमोनिक कल्ट के सेंट्रल पावर में से एक है, जबकि हमें पता है कि आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए और आपको फोकस करना चाहिए आप कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ह्योबंग कहता है गोवांग जितना दिखता है उससे ज्यादा लॉजिकल बातें करता है। जियोन कहता है हमें हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि पॉइजन क्लान ऑफिशियली हमारा दुश्मन बन चुका है। ह्योबंग कहता है मुझे तो चिंता हो रही है, डायरेक्टर इसे जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। आई होप कुछ भी उल्टा सीधा ना हो। रूल्स में ऐसा तो लिखा नहीं गया कि तुम किसी का डांटियन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर डांटियन एक मार्शल आर्टिस्ट की लाइफ होती है और ये मेरी गलती थी, मैं गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और बिना कुछ सोचे समझे यह सब कर दिया। फिर अगले दिन सुबह लिवा जियोन को बुलाता है। जियोन सोच रहा था कि मेरा डर बिल्कुल सच हो गया। जियोन फिर लिवा के सामने जाकर उसे ग्रेट करता है, पर लिवा बहुत देर तक कुछ नहीं कहता क्योंकि वो कुछ लिख रहा था। लिखने के बाद लिवा कहता है क्योंकि मुझे मेरा समय बर्बाद करना पड़ा एक इंसिडेंट रिपोर्ट के ऊपर बस तुम्हारी वजह से, चलो यहाँ पर आकर बैठ जाओ और हम पहले पब्लिक मैटर के साथ डील करते हैं। मैं अभी एकेडमी के डायरेक्टर के तौर पे बात करूंगा। डांटियन को डिस्ट्रॉय करना जो कि मार्शल आर्टिस्ट का एसेंस होता है, ऐसा करना बिल्कुल ही स्टूपिड था और ऐसा कभी एकेडमी का लॉन्ग हिस्ट्री में हुआ ही नहीं, और अगर हमने इसे अनदेखा कर दिया तो फ्यूचर में कोई स्टूपिडिटी फिर से दोहराएगा। इसलिए कैडेट नंबर 7 जियोन, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ योलो नेमटेक वापस करो और 5 दिन तक खाली चैम्बर में जाकर रहो जो कि डिटेंशन सेंटर में है। और ये चैम्बर एक तरीके का ट्रेनिंग रूम है जहाँ पर एक आदमी एक खाली कमरे में बहुत समय तक रहता है ताकि वो ट्रेन कर सके। लिहुआ कहता है कैडेट नंबर 7 जियोन, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ तुम्हें येलो नेमटेक वापस करना होगा और 5 दिन एक एम्प्टी चैम्बर ट्रेनिंग को फेस करना होगा जो कि डिटेंशन सेंटर में है। जियोन ये सुनकर शौक होता है और पूछता है क्या मुझे एकेडमी से निकाला नहीं जा रहा। लिहुआ कहता है एकेडमी से निकालना ये नॉनसेंस है। डिमोनिक एकेडमी में तुम्हें बस तभी निकाला जाएगा अगर तुम एक टेस्ट में फेल हो जाते हो या फिर तुमने किसी का मर्डर कर दिया है टेस्ट या फिर डुएल के बाहर। जियोन ये सुनकर बहुत ही खुश हो रहा था, फाइनली मैं एक वर्स्ट के सिनेरियो से बच गया। लिहुआ कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं इतना खुश नहीं होता। जियोन ये सुनकर सोचने लगता है शायद वो सही कह रहे हैं, मतलब मैं ग्रुप लीडर के पोजीशन से भी हाथ खो बैठूंगा। अगर मैं डिटेंशन सेंटर में 5 दिन तक लॉक रहा तो मेरे पास बस एक ही दिन ही बचेगा नेमटेक को रिक्लेम करने के लिए, पर क्या उतने समय तक किसी इंस्ट्रक्टर के पास नेमटेक अवेलेबल भी होगा। लिवा सोच रहा था रूल्स के हिसाब से उसे 7 दिनों तक बंद रहना होगा, पर इसकी वजह से उसके पास से हर चांस चला जाएगा। ठीक है मैं तुम्हें स्मॉल अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। लिवा फिर थोड़ा जोश में आ जाता है और ये देख जो सोच रहा था ये इनक्रेडिबल हो रहा, मैं तो उनके पावर के खिलाफ खड़ा भी नहीं हो सकता। लिवा फिर कहता है क्यों ना हम तुम्हारी इस बेवकूफ़ी को लेकर डिस्कस करें, पर एक डायरेक्टर के तौर पे नहीं डिमोनिक कल्ट के सनबे के तौर पे। सनबे टीचर के समान ही होता है, किसी भी स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन में उन्हें सनबे कहा जाता है जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होती है। लिवा फिर कहता है मैंने मेरी ऑरा की मदद से जगह को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ अगर वो लीक हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। जियोन मैं तुम्हें लेकर बहुत ही आशावादी हूँ, पर फिर भी तुमने कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कर दी, मैं तुम्हारे काम से बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जियोन कहता है मुझे माफ कर दीजिए। लिवा कहता है क्या तुम माफी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? तुम्हें गड़बड़ी तो कर सकते हो पर उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम्हें लगा जोंगसुम का कोई कनेक्शन है तुम्हारे मदर के मर्डर के पीछे क्योंकि तुम्हें उसके पास भी माइक्रो पॉइजन मिला और इसलिए तुमने उसके डांटियन को डिस्ट्रॉय कर दिया बदले के तौर पे। पर फिर तुम्हें चिंता होने लगी कि वो मर भी सकता है, इसलिए तुम उसे इन्फर्मरी लेकर चले आए क्योंकि तुम एकेडमी से एक्सपर्ट होना नहीं चाह रहे थे। अगर तुम कोई काम करने जा रहे हो तो उसे प्रॉपर्ली करो। बेवकूफ़ों की तरह आखिर तुमने किसी को जिंदा क्यों छोड़ा जो कि तुम्हारे ऊपर बाद में बदला लेगा। अगर तुम ऐसे ढीले काम करते रहोगे तो तुम्हें जल्दी डेथ नसीब हो जाएगी। तुमने जो ये सब किया है इस वजह से तुम एक टारगेट बन गए हो, पर अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हें इमोरल, इलीगल और हार्मफुल काम करना होगा। तुम्हें बस दूसरों से एक कदम आगे नहीं 3-4 कदम आगे की सोच के रखनी पड़ेगी। जॉन कहता है मैं समझ गया, और वो सोचने लगता है डॉक्टर म्यूंग ने भी मुझे कुछ ऐसी एडवाइस दी थी, पर उनकी बातों से लग रहा था कि वो मुझे डांट रहे हैं। पर डायरेक्टर मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर मैंने कहाँ पर क्या क्या गलती करी। लिवा फिर कहता है आखिर तुमने किस वजह से अकेडमी को ज्वाइन करी है। जॉन कहता है क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। लिवा कहता है क्या गुस्सा और बदला तुम्हारा कारण है जो कि तुम में आग भड़काता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। पहली बात तो तुम एक प्रिंस कैंडिडेट हो, एंड एज ए प्रिंस कैंडिडेट क्या तुम चाहते हो तुम्हारे गुस्सा और बदला डिसाइड करेंगे सब कुछ जब तक तुम गोल तक नहीं पहुंच जाते?
तुम्हारे करंट इमोशंस बस एक पेड़ को नहीं पूरे जंगल को जला के रख देंगे और आखिर में तुम भी एक खाकी बन चुके होगे। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जॉन कहता है लगता है मैं समझ गया। लिवा कहता है क्या मतलब? मुझे लगता है तुम बहुत ही लकी होगे अगर तुम्हारी और तुम्हारे आसपास के लोगों की जान बच जाती है और उनकी कोई ट्रेजिक एंड नहीं होती। जॉन अगर तुम सच में सबसे आगे जाकर कल का फ्यूचर बनना चाहते हो तो तुम्हारा दिल हमेशा ही गर्म होना चाहिए पर तुम्हारा दिमाग हमेशा ही ठंडा। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हारा बदला पूरा होने से पहले तुम मर के खाक बन चुके होगे। जॉन सोच रहा था डायरेक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ बदले के बारे में सोच रहा था। ऐसा करके मैं 6 क्लास को तो खत्म कर दूंगा पर उसके बाद क्या? रिवेंज मेरे जन्नी का एक पहलू हो सकता है पर मेरे जन्नी का अंत नहीं। मैं भी सिर्फ एक ही चीज को लेकर करता हूँ और वह है रेशनैलिटी यानी चेतना। लिवा सोच रहा था वो उतना स्टूपिड नहीं है जो कि ये बातें समझ नहीं पाएगा। अगर वो खुद के कमी को समझ के खुद को बेहतर कर पाया तो हेवनली डीमन कल्ट का सबसे ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर जन्म ले लेगा और उसके फाउंडेशन मेरी ग्रेट एडवाइस बनेगी ना कि उस बेवड़े की। जॉन फिर नेम टैग छोड़ देता है और कहता है थैंक यू डायरेक्टर, मैं आपके एडवाइस को ध्यान में रखूंगा। लिवा फिर कहता है कैडेट नंबर 7 को डिटेंशन सेंटर में ले जाओ। जॉन कहता है डायरेक्टर क्या मैं डिटेंशन सेंटर में जाने से पहले आप मुझे 1 सेकंड दे सकते हैं? लिवा कहता है कि नहीं। जॉन कहता है एटलीस्ट मुझे मेरे ग्रुप मेंबर्स को ये सब एक्सप्लेन करने दीजिए। लिवा कहता है तुम्हारी पनिशमेंट पब्लिकली अनाउंस करी जाएगी और मुझे लगता है कि तुम कहना चाह रहे हो तुम्हारे फॉर्मर ग्रुप मेंबर वो सभी अभी एक नॉर्मल कैडेट्स हैं। जॉन सोच रहा था तो वो मुझे सिखाना चाहते हैं आखिर मेरे बेवकूफ़ी का अंजाम क्या क्या हो सकता है। उसके बाद जॉन की पनिशमेंट बड़े नोटिस बोर्ड में लिख दी जाती है। जो पढ़कर कैडेट सोच रहे थे वो लड़का तो हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा डरावना है। मुझे लगा था वो बस ताकतवर है पर वो तक साइको निकला। कुछ कैडेट्स वहीं पर जोंगसुंग की भी बातें कर रहे थे। सभी को लग रहा है एकेडमी से निकलते जॉन को मार दिया जाएगा पॉइजन क्लान के द्वारा, पर कोई कोई कह रहा है एकेडमी के अंदर उसे असैसिनेट कर दिया जाएगा। पर एक खबर पढ़कर यूचन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है वो लड़का भी एक नंबर का पागल है। आखिर उसके पास आइडिया आया कहाँ से किसके डांटियन को डिस्ट्रॉय करने का? यूचन सोच रहा था मुझे चिंता हो रही थी कि मुझे 3-वे राइवल को फेस करनी पड़ेगी पर मुझे लगता है ये इशू सॉल्व हो गई क्योंकि उसने तो खुद ही कोई इक्वेशन से निकाल दिया है। वहीं पर स्वॉर्ड क्लान का किंग वन मनी मन खुश हो रहा था। फिर हमें जंगल में जॉन के ग्रुप को दिखाया जाता है। गोवांग सोच रहा था जैसा कि होना था सभी अभी शौक में है पर हमारे आगे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब हमारे लॉर्ड वापस आएंगे उनके पास बस एक ही दिन ही बचेगा और क्या तभी कोई नेमटेक बच्चा भी होगा लेने के लिए? शायद उन्हें नेमटेक किसी इंस्ट्रक्टर के बदले किसी ग्रुप के लीडर से लेना होगा। तभी उनके पास बाइक आता है और सीन कट होता है नेक्स्ट डे रात को 10 बजे। हम जॉन को डिटेंशन सेंटर में प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। ट्रेनिंग करते हुए उसे काफी भूख लग गई थी और वो खाते हुए कह रहा था मुझे और 4 दिन ये बासी खाना खाना पड़ेगा और ये जगह बहुत ही ह्यूमिड और स्टफी है। एक एवरेज कैडेट तो यहाँ पर एक दिन भी जी नहीं पाएगा। ये एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी से छोटा है पर अच्छी बात है कि यहाँ पर मुझे कोई भी देख नहीं रहा और इन 5 दिनों में मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी अचानक से चैम्बर की डोर खुलने लगती है जो देख जॉन सोच रहा था ये तो डोर खोलने का समय नहीं है और ये इंसान आखिर कौन है जिसके पास मुझे मारने की किलिंग इंटेंट में सेंस कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि यह कोई बुरा आदमी है और वो कहता है तो तुम ही हो चियोन। फिर सीन कट होता है पिछले दिन रात को पॉइजन क्लान के मैनर में। क्या ये मेरा नेफ्यू जोंगसुम है? जल्दी इसके बारे में चीफ 10 को रिपोर्ट करो। और ये आदमी चीफ 10 का सेकंड सन बाइक मूनवोंग है, जोंगसुम का अंकल। इस इशू को लेकर चीफ 10 एक मीटिंग करते हैं जिसमें एक आदमी कहता है आप इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते, हमें उसका डिमोनिक एकेडमी से बाहर आने का इंतजार करना नहीं चाहिए। दूसरा आदमी कहता है हमें एक असिस्टेंट को भेजना चाहिए जो कि हम नॉक्सस क्लान से हायर कर सकते हैं या फिर हम किसी इंस्ट्रक्टर को पैसे खिलवाकर उसे मरवा सकते हैं। तीसरा आदमी कहता है क्यों ना हम उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मरवा दें। चीफ 10 बाई को कहते हैं फालतू आइडियाज देना बंद करो। क्या तुम भूल गए हो 6 साल पहले लेडी हुआ के डेथ की वजह से क्या क्या हुआ था? मूनवोंग कहता है अगर हमने अभी कुछ नहीं करा तो हमारी इज्जत माटी में मिल जाएगी। बाई को कहते हैं बेवकूफ मत बनो, अगर ऐसा होता तो साउंड क्लान भी कब का कुछ कर चुका होता। लेडी लुआ के इंसिडेंट के बाद से लॉर्ड को जो भी एक्सक्यूज मिलता है वो 6 क्लास के पावर को और कम कर देते हैं। एक कैडेट को एकेडमी के अंदर ही मारना उन्हें एक और बड़ा रीजन दे देगा हमारे पावर को कम करने का। मूनवोंग कहता है तो क्या हम उसे एकेडमी से बाहर आने तक इंतजार करेंगे? यह भी हो सकता है कि वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाई को कहते हैं मुझे लेफ्ट गार्डियन के साथ पर्सनली बात करनी पड़ेगी। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बाई को टेलीकिनेसिस की मदद से जॉन को पकड़े हुए थे। जॉन सोच रहा था इवन मेरे 10 स्टार की मदद से भी मैं उन्हें रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। उनकी स्किल्स मेरे सोच से भी बहुत ज्यादा है और उनकी किलिंग इंटेंट दुश्मनी से आ रही है। मुझे पता नहीं आखिर उनके जैसा ताकतवर यहाँ पर डिटेंशन सेंटर में क्यों आए हैं पर वो डेफिनेटली मेरी तरफ तो नहीं है। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। और जॉन अपने पावर की मदद से काउंटर करने की कोशिश करता है। ये क्या, ये बच्चा वो इसे बस अपने स्ट्रेंथ से ही रेजिस्ट कर रहा है। कोई ऐसा जिसके पास इतने पावरफुल वेगोंग है, मुझे अभी यह करना ही पड़ेगा। और वो जॉन का गला दबाने लगते हैं। जॉन जल्दी से सेंस करके इमरजेंसी डिफेंस मोड को एक्टिव करने जा रहा था पर जॉन कहता है नहीं नैनो अभी रुको, हमें ध्यान से काम करना होगा। अगर हम बिना कुछ सोचे समझे रिटेलिएट करते रहे तो शायद बस मैं ही इंजर्ड होता रहूंगा। मैं श्योर उनके पास कोई तो रीजन होगा यहाँ पर आने का, तो तभी तक थोड़ा रुके रहो नैनो। बाई को फिर कहते हैं तो मेरे खिलाफ रिटेलिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे, मुझे लगता है तुम्हें क्विक थिंकर हो, है ना? मैं उसका चेहरा देखना चाह रहा था जिसने मेरे पोते को चोट पहुंचाई है, पर तुम्हें देखकर तुम काफी यूजफुल लग रहे हो। जॉन सोचने लगता है पोता, क्या उनका मतलब जोंगसुम से है? क्या यही पॉइजन क्लान का चीफ 10 बाई को है? बाई को कहता है मैं श्योर हूँ तुम्हें पता होगा, आखिर ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे पास क्यों आया है? जॉन सोचने लगता है क्या वो यहाँ पर मुझे मारने आए हैं? अभी मैं इससे कैसे निकलूंगा?
बस थोड़े से फोर्स से ही वो मेरा गला मरोड़कर मुझे मार सकते हैं। क्या मैं ऐसे यहाँ पर मर जाऊंगा जबकि मैंने अभी तक अपना बदला लिया ही नहीं है। बाइको सोच रहे थे ये क्या, वो तो बस 15 साल का है, जबकि उसे पता है वो मरने वाला है। उसे नीचे झुक जाना चाहिए था, पर वो मेरे आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा और उसके ऊपर एक जोर से हमला करते हैं जिससे कि चियोन जाकर दीवार से टकराता है और फिर बाइको से फिर से टेलीकिनेसिस की मदद से पकड़ लेते हैं। शायद इससे उसका एरोगेंस खत्म हो गया होगा, पर बाइको देखते हैं कि चियोन अभी भी उनकी आंखों में आंखें डालकर ही देख रहा है, जो देखकर बाइको शौक होते हैं और सोच रहे थे मुझे पता है उसके अंदर कितने हेट्रेड है जिसकी वजह से उसने जोंगसुंग के डेंटियन को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर यह कुछ ज्यादा ही था। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो आगे जाकर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चियोन कहता है कि आप मुझे यहाँ पर मार के कल के रूल्स को तोड़ना चाहते हैं। बाइको कहते हैं तुम इस बूढ़े आदमी को धमका रहे हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर तुम्हारे बॉडी को एसिड से अलग अलग कर देता हूँ तो क्या कभी किसी को इसके बारे में पता भी चलेगा। चियोन कहता है शायद आप सारे सबूतों को मिटा सकते हैं, पर अगर मैं डिमोनिक एकेडमी से गायब हो जाता हूँ तो पॉइजन क्लान के ऊपर सबसे पहले शक जाएगा। बाइको सोच रहे थे मास्टर स्किल्स और रैशनल थिंकिंग उसके पास दोनों ही है और वो बहुत ज्यादा है, और एक जीने और मरने की परिस्थिति में ना डर के सामना करना, अगर और बड़ा हो जाता है तो कुछ भी कर जाएगा। अगर ये डिमोनिक एकेडमी नहीं होता तो मैं उसे एक झटके में यहाँ पर मार देता। बाइको फिर कहते हैं तुम स्मार्ट हो, पर तुमने मेरे पोते पर हमला करके खुद को टारगेट बना लिया है, और जैसे तुमने कहा मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम जिस बार डिमोनिक कर्ज से बाहर निकलोगे मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। मैं तुम्हारे शरीर का हर हड्डी को तोड़ दूंगा, तुम्हारे जिंदा रहते तुम्हारे शरीर के खाल को निकालकर जानवर को खिला दूंगा और फिर तुम्हारे डांटियन को डिस्ट्रॉय करूंगा और तुम्हें तब तक टॉर्चर करता रहूंगा जब तक तुम्हारी आखिरी सांसें बंद नहीं हो जाती। तुम कितनी जान की भी क्यों ना मांग लो, मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूंगा। चियोन सोच रहा था ऐसे किलिंग इंटेंट। बाइको फिर साउंड टेलीपैथी की मदद से कहते हैं अगर मैं तुम्हें बिना कुछ करे ऐसे छोड़ देता हूँ तो ये काफी शर्म की बात होगी, तो मुझे तुम्हें तोहफा तो देना ही होगा ताकि तुम इस बूढ़े आदमी से जल्दी से मिल पाओ। और वो उसे कुछ खिला देते हैं और कहते हैं यह कोई जानलेवा पॉइजन नहीं है, पर अगर तुमने इसके बारे में किसी को कही तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो आखिर में एक छोटा सा हमला करके चले जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि लिवा खड़े हुए हैं। मुझे लगा था कि हमने एक डील किया था। बाइको कहते हैं क्या तुम वार्निंग देने से पहले कुछ सोच नहीं सकते? तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ पा रहा हूँ और इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ। मैं अंदर मेरे गुस्से पर काबू नहीं कर पाया था। ये कुछ भी सीरियस नहीं जिससे कुछ इंटरनल इंजरी होगी, और तुम्हारा शुक्रिया इस बूढ़े आदमी की बात रखने के लिए। लिवा कहता है मुझे कठिन परिस्थिति में मत डालिए, मैंने बस आपकी रिक्वेस्ट रखी है क्योंकि आपने कसम खाई थी एकेडमी के 4 सालों में आप उसे परेशान नहीं करेंगे। बाइको कहते हैं चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और फिर बाइको वापस चले जाते हैं।